फिल्म की शुरुआत आयरिस से होती है, जिसे आजकल नींद नहीं आती क्योंकि हाल ही में उसके बेटे मैट की दुखद मौत हुई है। हाइकिंग ट्रिप के दौरान मैट लकड़ियां ढूंढ रहा होता है। आयरिस ने इस पर उससे शर्त लगाई थी कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके बाद आयरिस फूल इकट्ठा करने चली गई, लेकिन उसी 1 मिनट की जल्दबाजी में मैट पहाड़ी के बहुत किनारे पहुंच गया और अचानक नीचे गिर गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सब खत्म हो चुका था। अब हादसे के बाद आयरिस पूरी तरह टूट चुकी है। उसे सिर्फ दुख नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गिल्ट भी महसूस हो रहा है। उसे लगता कि उसी की वजह से उसके बेटे की मौत हुई है और कई दिनों से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मेरे बेटे की मौत मेरी वजह से हुई है तो मुझे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आज आखिरकार उसने फैसला कर लिया है। सुबह सुबह बिना कोई आवाज किए वो बेड से उठती है ताकि उसका पति ना जागे। फिर मैट का फेवरेट टॉय उठाती है, एक चाकू लेती है और अपना फोन घर पर छोड़कर उसी स्टेट पार्क में पहुंच जाती है जहां मैट की मौत हुई थी। जिस जगह मैट गिरा था वहां आयरिस ने उसका एक मेमोरियल बना रखा था। सबसे पहले वो अपने बेटे का टॉय उसकी तस्वीर के पास रखती है और फिर चाकू निकालकर पेड़ पर उसका नाम गोदने लगती है। इसकी भी एक वजह थी, जिस दिन मैट की मौत हुई थी उस दिन उसके हस्बैंड इस पेड़ पर फैमिली इनिशियल लिख रहे थे, लेकिन मैट का नाम पूरा होने से पहले ही वो इस दुनिया से चला गया। अब आयरिस वही अधूरा काम कर रही थी। इसके बाद वो धीरे धीरे पहाड़ी के किनारे पहुंचती है। उसकी आंखों में डर भी है और दर्द भी, लेकिन अब उसने पीछे न हटने का फैसला कर लिया था, बस एक कदम और। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसने अपना नाम रिचर्ड बताया। पहले तो आयरिस उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती, लेकिन रिचर्ड उसे लगातार बात करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उस दिन कार वहीं चला रहा था और उसकी वजह से क्लोई की जान चली गई। तभी से वो भी गिल्ट में जी रहा है। अब क्योंकि रिचर्ड अपने बारे में खुलकर बता चुका था, इसलिए आयरिस भी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। उसे लग रहा था कि रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा रिचर्ड कहता है कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो करो, बस एक बार इस खूबसूरत दिन को देख लो। ये सुनने के बाद आयरिस का मन बदल जाता है और वो वापस अपनी कार की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों अपनी गाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं और आयरिस रिचर्ड को गुड बाय बोलकर अपनी कार में बैठने लगती है। लेकिन तभी रिचर्ड अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक छाता था। हालांकि आसमान बिल्कुल साफ था, तो सवाल ये था कि आखिर छाते की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो कोई छाता नहीं था, वो एक स्टन डिवाइस थी। इससे पहले कि आयरिस कुछ समझ पाती, रिचर्ड उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब आयरिस को होश आता है तो वो खुद को रिचर्ड की कार की पिछली सीट पर पाती है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और रिचर्ड उसे कहीं लेकर जा रहा था। होश में आते ही वो अपनी वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ ना तो कोई सिग्नल थे और ना ही उसके पास फोन था। दूसरी तरफ रिचर्ड बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि आयरिस क्या करने वाली है। फिर रिचर्ड बताता है कि जंगल के अंदर उसका एक केबिन है और वो आयरिस को वहीं लेकर जा रहा है। और तभी वो एक ऐसी बात बोलता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है उसने आयरिस के शरीर में पैरालिसिस इंजेक्ट किया है। अगले 20 मिनट में धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। सबसे पहले उसका हाथ, फिर पैर और आखिर में उसकी आवाज भी चली जाएगी। ये सुनते ही आयरिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके पास सोचने के लिए भी ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर रिचर्ड सच बोल रहा था तो अगले 20 मिनट बाद वो पूरी तरह बेबस होने वाली थी। लेकिन तभी आयरिस को याद आता है कि उसके पास अभी भी एक चाकू है जो वो घर से लाई थी। वो बड़ी शांति से रिचर्ड से बात करने लगती है ताकि चाकू से अपने हाथ खोलते वक्त कोई आवाज ना हो और रिचर्ड को भी शक ना हो। दूसरी तरफ रिचर्ड भी आराम से अपने प्लान के बारे में बोलता जा रहा था। वो कहता है कि जंगल के अंदर उसका कैबिन है और पूरा वीकेंड वो आयरिस के साथ वही बिताने वाला है। और फिर वो एक और खतरनाक बात बताता है। वो कहता है कि आयरिस पहली लड़की नहीं, मतलब रिचर्ड पहले भी ऐसा कर चुका था। उसी बीच आयरिस अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है और मौका देखती वो रिचर्ड पर हमला कर देती है। अचानक हुए इस अटैक से रिचर्ड गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जोरदार क्रैश के बाद दोनों कार के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड संभल पाता, आयरिस जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी रिचर्ड पीछे से उसके ऊपर झपट पड़ता है। अब दोनों के बीच जोरदार स्ट्रगल शुरू हो जाता है। आयरिस सीट बेल्ट खींचकर उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। कुछ सेकंड तक दोनों की लड़ाई चलती रहती है और फिर दोनों कार से बाहर गिर जाते हैं। किसी तरह आयरिस अपने पैरों को भी खोल लेती है और मैट का टॉय उठाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी रिचर्ड उसके सामने आ जाता है और वो अपनी असली सच्चाई बता देता है। वो कहता है, भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने जो इंजेक्शन दिया है उसका असर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे तुम्हारे हाथ काम करना बंद कर देंगे, फिर पैर और फिर तुम्हारी आवाज, और आखिर में
तुम सिर्फ सब कुछ देख पाओगी लेकिन कुछ कर नहीं पाओगी। ये सुनते ही आयरिस बिना एक सेकंड गवाए जंगल की तरफ भागने लगती है, क्योंकि अगर रिचर्ड सच बोल रहा है तो गुजरता हुआ हर सेकंड उसको मौत के करीब ले जा रहा था। दूसरी तरफ रिचर्ड उसके पीछे भागने के बजाय आराम से चलता हुआ उसका पीछा कर रहा था, जैसे उसे भरोसा था कि आयरिस ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। कुछ ही देर बाद आयरिस को अपने हाथों में अजीब महसूस होने लगता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि रिचर्ड झूठ नहीं बोल रहा था। तुरंत वो अपनी वॉच में 20 मिनट का टाइमर लगा लेती है ताकि उसे पता चलता रहे उसके पास कितना समय बचा है। लेकिन हालात अब तेजी से बिगड़ने लगे थे। धीरे धीरे उसके पैर भी जवाब देने लगे। अब वो ठीक भाग भी नहीं पा रही थी। फिर वो खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ती रहती है। उधर रिचर्ड बिल्कुल शांत होकर उसका पीछा कर रहा था। कुछ मिनट बाद हालत इतनी खराब हो जाती है कि आयरिस चल भी नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। अब वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे पास एक जगह दिखाई देती है जहां वो छिप सकती थी। वो तुरंत वहां जाकर खुद को छिपा लेती है। कुछ देर तक रिचर्ड उसे ढूंढता रहता है, लेकिन तभी एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। जहां आयरिस छिपी हुई थी वहां चींटियां भी थी और धीरे धीरे वो उसके पूरे शरीर पे चढ़ने लगती है। पहले तो वो दर्द सहती रहती है ताकि रिचर्ड तक उसकी आवाज ना पहुंचे, लेकिन जब कुछ चींटियां उसके कान और नाक के अंदर जाने लगती है तब दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है और आखिरकार उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बस फिर क्या था, रिचर्ड तुरंत उसकी तरफ देखने लगता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है खुद को बचाने के लिए आयरिस पास बह रही नदी में कूद जाती है। कुछ देर बाद पानी के साथ बहते हुए वो आगे जाकर किनारे पर जाकर रुकती है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसका शरीर पूरी तरह धीरे धीरे जवाब देने लगा था। उसकी आवाज भी निकलना बंद हो गई थी और सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। अब वो सिर्फ जमीन पर पड़ी हुई थी। वो सब देख सकती थी, सब महसूस कर सकती थी, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। उसी समय किस्मत से उस जगह पर बिल नाम का आदमी खेतों में काम कर रहा था। आयरिस उसे देखकर उम्मीद से भर जाती है, लेकिन एक डर भी था कहीं बिल उसे देख ना पाए और गलती से उसके ऊपर मशीन चला दे। लेकिन तभी बिल की नजर अचानक आयरिस पे पड़ जाती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे पहुंची, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन आयरिस कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी बिल नोटिस करता है कि आयरिस अपनी आंखों से रिएक्ट कर रही है। फिर बिल एक तरीका निकालता है। वो कहता है, अगर जवाब हाँ हो तो एक बार पलके झपकाना, अगर जवाब ना हो तो 2 बार पलके झपकाना। और इसी तरह बिल धीरे धीरे समझ जाता है कि आयरिस किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब बिना देरी किए वो आयरिस को उठाता है और उसे अपने कैबिन के अंदर ले जाता है। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार आयरिस की जान बच जाएगी, लेकिन तभी अचानक कैबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था रिचर्ड। वो बड़ी शांति से कहता है, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, मेरी वाइफ कहीं खो गई है, क्या आपने उसे देखा है? ये सुनकर बिल को रिचर्ड की बातों पर थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाकर पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन तभी रिचर्ड बिना पूछे खुद ही कैबिन के अंदर आ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि आयरिस यहीं कहीं है। अब बिल को अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए रिचर्ड एक नई कहानी बनाता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ को मेंटल प्रॉब्लम है। वो कहता है कि अगर पुलिस आ गई तो उसकी वाइफ को उससे दूर ले जाएगी। कुछ देर के लिए बिल उसकी बातों में आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक रिचर्ड का फोन बज जाता है और बस यही उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही वो कह चुका था कि उसका फोन खो गया है। फोन की आवाज सुनते बिल समझ जाता है कि सामने खड़ा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन वो तुरंत अपनी समझदारी दिखाता है। वो रिचर्ड को कुछ नहीं बताता और कहता है, जल्दी जाकर अपनी वाइफ को ढूंढो, हो सकता है वो कहीं जंगल में हो। रिचर्ड तुरंत बाहर की तरफ भागता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है बिल मौका देकर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में बिल रिचर्ड पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी लड़ते लड़ते रिचर्ड के हाथ में एक चाकू आ जाता है और अगले ही पल वो बिल के पेट में चाकू घोंप देता है। बिल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो पुलिस को सारी जानकारी दे चुका था। अब रिचर्ड गुस्से में पागल हो चुका था। अगले ही पल वो पूरे कैबिन को पेट्रोल में भिगो देता है। फिर बिना एक सेकंड सोचे वो आग लगा देता है। कुछ ही पलों में पूरा कैबिन आग के लपटों में गिरने लगता है। उधर आयरिस अभी भी कैबिन के अंदर छिपी हुई थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो भाग भी नहीं सकती थी, लेकिन तभी धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू होता है। सबसे पहले उसकी एक उंगली हिलती है, मतलब अब उस इंजेक्शन का असर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुका था। अब आयरिस अपनी उंगली से हल्की हल्की आवाज करना शुरू करती है ताकि रिचर्ड उसका ध्यान सुन सके, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात चल रही थी, अगर मैं यही रही तो जिंदा जल जाऊंगी, लेकिन अगर रिचर्ड मुझे बाहर निकाल ले गया तो शायद बाद में मुझे बचने का एक और मौका मिल सकता है। पहले तो रिचर्ड उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो ट्रंक लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है तभी उसे खिड़की के पर्दों में हल्की हरकत दिखाई देती है। वो तुरंत वापस अंदर आता है और इस बार उसे आयरिस मिल जाती है। फिर वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है। रास्ते में वो कहता है, मैंने आज पहली बार किसी आदमी को मारा है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर आयरिस की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। वो अब सांस ठीक से ले पा रही थी, लेकिन तभी रिचर्ड का फोन बजता है और फोन पर जो आवाज आती है
उसे सुनकर आयरिस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो आवाज उसकी बेटी की थी। मतलब ये आदमी सिर्फ एक किडनैपर नहीं बल्कि एक फैमिली वाला सीरियल किलर था। फोन पर बात करते हुए रिचर्ड बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी बेटी उससे पूछ रही थी कि वो घर कब आएगा और रिचर्ड प्यार से उससे बात कर रहा था। फोन कटने के बाद रिचर्ड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब उसकी वाइफ और बेटी केबिन पर आने वाली थी। मतलब उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। उसे जल्दी से जल्दी आयरिस को खत्म करना था। गुस्से में वो सामने चल रही कार को तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बार फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से दोनों बच जाते हैं। अब ट्रंक में ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था, इसलिए रिचर्ड पास के एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है। यही आयरिस के पास बचने का मौका था। अब वो अपनी आंखों और चेहरों से इशारे करने की कोशिश कर रही थी कि कोई उसकी हालत समझ जाए, और तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है, लेकिन बच्चा कुछ समझ नहीं पाता। फिर उसकी माँ वहाँ आती है और जैसे ही वो आयरिस को देखती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो उस समय कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही रिचर्ड वहाँ से निकलता है वो तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। उधर रिचर्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके खिलाफ हरकत में आ चुकी है। उधर रिचर्ड अपनी क्रैश कार वाली जगह पर वापस पहुंचता है। सबसे पहले वो कपड़े बदलता है और कार को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है। ऑफिसर रिचर्ड से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, जैसा वो हमेशा करता था। इस बार भी रिचर्ड तुरंत एक नई कहानी बना लेता है। मेरी वाइफ शराब पीकर अकेले घर से निकल गई थी और गाड़ी यहाँ लाकर ठोक दी। मैं बस उसे लेने आया हूँ। शुरुआत में ये कहानी ठीक लग रही थी, लेकिन तभी ऑफिसर उसकी चोट पर ध्यान देता है। वो पूछता है अगर एक्सीडेंट तुम्हारी वाइफ ने किया है और तुम कार में नहीं थे तो फिर तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे आई। फिर वो एक और झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो मेट की कहानी का इस्तेमाल करता है, कहता है कि उनका बेटा मर गया था और उसी सदमे के बाद उसकी वाइफ की हालत खराब हो गई है। साथ में वो नकली आंसू भी बहाने लगता है, लेकिन इस बार उसका ड्रामा काम नहीं आता। ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लग रही होती है और तभी रिचर्ड समझ जाता है कि अब बातों से काम नहीं बनेगा। अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और अगले ही पल वो पास पड़े एक बड़े हुक जैसी चीज उठाता है और सीधा ऑफिसर के सिर पर हमला कर देता है। एक बार, फिर दूसरी बार, और कुछ ही सेकंड में ऑफिसर जमीन पर पड़ा था। इसके बाद रिचर्ड उसकी बॉडी को पुलिस कार में डाल देता है और कार में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जल्दबाजी में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती। वो अपने साथ लाए हुआ पैरालाइजिंग इंजेक्शन ट्रक में ही भूल जाता है और अब वो इंजेक्शन चुपचाप आयरिस की जेब में पहुंच चुका था। यानी पहली बार शिकार के हाथ में शिकारी का हथियार आ चुका था। अब आयरिस की बॉडी धीरे धीरे वापस काम करने लगी थी। उधर रिचर्ड गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। वो बार बार बड़बड़ा रहा था कि आज सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। तभी आयरिस हिम्मत करके उससे कहती है मुझे जाने दो, मुझे सड़क किनारे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन रिचर्ड उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर वो कहता है जब क्लोई मर रही थी तब मैंने भगवान को महसूस किया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह पागलों जैसी लग रही थी। वो कहता है और उसके बाद मैं बार बार वही एहसास ढूंढ रहा हूँ। अब आयरिस समझ चुकी थी यह आदमी सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि पूरी तरह सनकी बन चुका है। लेकिन तभी उसकी नजर जेब में रखे उसी इंजेक्शन पे पड़ती है। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रिचर्ड ट्रंक रोकता है और बाहर देखने लगता है। बस यही मौका था। अचानक आयरिस पूरी ताकत से इंजेक्शन उठाती है और सीधा रिचर्ड की गर्दन में घुसा देती है। कुछ देर के लिए रिचर्ड घबरा जाता है, लेकिन आयरिस का हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो इंजेक्शन पूरा दबा नहीं पाती। रिचर्ड जल्दी से इंजेक्शन निकालता है और दवा बाहर फेंक देता है। फिर वो गुस्से में आयरिस को घूरते हुए कहता है तुम सच में हार मानना नहीं जानती। रिचर्ड अब आयरिस को लेकर सीधा झील के पास पहुंच जाता है। यही वो जगह थी जहां वो अपने शिकार लड़कियों को मारकर फेंक देता था। अब बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी आयरिस की नजर रिचर्ड की कमर पर लगे चाकू पे पड़ती है और उसके दिमाग में एक आखिरी प्लान आता है। वो धीरे से रिचर्ड से कहती है मेरे बेटे का खिलौना एक बार मुझे दे दो। रिचर्ड कुछ सेकंड उसे देखता है। शायद उसे लगता है कि अब आयरिस पूरी तरह टूट चुकी है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। जैसे रिचर्ड करीब आता है अचानक आयरिस उसका चाकू पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसकी गर्दन में घोंप देती है। रिचर्ड दर्द से चीख उठता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी गन निकाल लेता है और ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर देता है। उन गोलियों से बोट में छेद हो जाते हैं। कुछ गोलियां रिचर्ड को भी लग जाती है और अगले ही पल वो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि बोट के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो चुका है। आयरिस घबरा गई क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले उसे लगा था कि वो बच चुकी है, लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही है। कुछ ही पलों में पूरी बोट डूबने लगती है और साथ में ही आयरिस पानी के अंदर चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी था, लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी। उसकी बॉडी अब पूरी तरह काम करने लगी थी। पूरी ताकत से ऊपर की तरफ तैरने लगती है। वो किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच गई। उधर रिचर्ड बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। अब पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। आयरिस धीरे धीरे उसके पास जाती है। रिचर्ड उसकी तरफ देखता है, लेकिन इस बार आयरिस के चेहरे पर डर नहीं था। वो नीचे झुकती है और मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू। ये वही शब्द थे जो रिचर्ड ने क्लोई के लिए बोले थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। इसके बाद आयरिस उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़ देती है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।